हेलो क्लास, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एमएससी प्री का सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में भी हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आज हमें बात करनी है सीलिया की, कि सीलिया क्या है, कहाँ पे ये यूज़ होता है, कहाँ ये प्रेजेंट होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, बाकी सब। ठीक है, तो सीलिया क्या होता है? सीलिया एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है या ऑर्गेनली है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गेनली है। सीलिया क्या करता है? जो एनिमल होता है उसको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। कि सीलिया क्या करता है? सीलिया लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करवाने में हेल्प कर रहा है। सीलिया जिन एनिमल्स या जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके फाइलम को हम बोलते हैं सीलिएटेड। सीलिया जो ऑर्गन है ये कैसा होता है? सीलिया जो है ये बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि सीलिया जहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीलिया क्या होता है? काइनेटोसोम से डिराइव्ड होता है। काइनेटोसोम से ये बनता है। काइनेटोसोम के अंदर क्या होता है? सीलिया जो है जब ये डेवलप करता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके साथ साथ एक्सटेंड करती है और सीलिया को कवर कर लेती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सीलिया होता है वो कैसा होता है? इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर होती है। अब क्या होता है? सीलिया के अंदर 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलती है। 9+2 अरेंजमेंट कैसे? जैसे मानो ये एक सीलिया का हम बेसिक डायग्राम देखते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का ओरिजिन है वही क्या है? हमारे पास सीलिया है। ये स्ट्रक्चर है, इसको हम अगर ऊपर से कट करते हैं, कट करने के बाद कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या है? ये बाहर वाली क्या हो गई? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर का जो भी लिक्विड मटेरियल होगा उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? जो किनारे किनारे पे जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, किनारे किनारे पे जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं वो कैसे होते हैं? वो डबलेट होते हैं, जिन्हें हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं। तो ये कितने होते हैं? ये नंबर में होते हैं 9। अब इसमें क्या है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है। जैसे मानो एक को हमने ए बोल दिया, दूसरे को हमने बी बोल दिया। ये कैसे होता है? इनके अंदर एक के अंदर तो 13 माइक्रोफिलामेंट होते हैं और दूसरे के अंदर 10 माइक्रोफिलामेंट होते हैं। अब बात करते हैं सेंटर में प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल की। सेंटर में जो प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है? सिंगलेट होते हैं। इनके अंदर कोई भी डबलेट नहीं होता है, ये सिंगलेट होते हैं। और ये क्या करता है? जब लोकोमोशन होता है तो उस टाइम पे ये बीटिंग को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब और क्या है? इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जब आपस में जिसकी हेल्प से जुड़े हैं वो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन है हमारे पास टेक्टिन प्रोटीन। 2 माइक्रोट्यूब्यूल जिस ब्रिज से जुड़े हैं वो है हमारे पास नेक्सिन। ये जो हमने 2 सब माइक्रोट्यूब्यूल की बात की थी ये आपस में किससे जुड़े होते हैं? ये टेक्टिन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। इनसे कुछ रेडियल स्पोक्स निकले हुए होते हैं जो कि सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों को बाइंड करने का काम करते हैं, कनेक्ट रखने का काम करते हैं। जब ये कनेक्ट होंगे तभी ये लोकोमोशन करेगा। तो नेक्सिन और रेडियल स्पोक जो है ये ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर कि अगर ये नहीं होंगे तो बीटिंग नहीं होगी। फिर चाहे हम कितना भी फोर्स लगा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो ये प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं? इसकी प्रोसेस की बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो लोकोमोशन के लिए ज़रूरी जो प्रोटीन हमारे पास यहाँ पे है वो है हमारा डाइनिन आर्म्स। डाइनिन आर्म्स में क्या होता है कि जब इसको लोकोमोशन करना होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो डाइनिन है वो कैसा होता है? एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो करता है एटीपी का हाइड्रोलिस, यानी कि एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एनर्जी निकलेगी ये एनर्जी एक फोर्स जनरेट करेगी और इस फोर्स को अब आगे लोकोमोशन में यूज़ लेने के लिए रेडियल स्पोक और जो नेक्सिन होते हैं ये इसको कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों आगे जा कर के इसको कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि जब डाइनिन आर्म जब एक्टिवेट होता है तो एक माइक्रोट्यूब्यूल पर प्रेजेंट डाइनिन आर्म दूसरे वाले से चिपक जाती है। चिपकने के बाद क्या करती है? स्लाइड करवाती है। ठीक है, स्लाइड करवाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब हम कह रहे हैं कि
स्लाइडिंग करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन है, कि कौन कौन ये डिसाइड करेगा कि स्लाइड करवाना है कि नहीं करवाना है, मूवमेंट करवानी है कि नहीं करवानी है। तो ये सब कौन करेगा, एक तो नेक्सिन करता है, एक रेडियल स्पोक करता है और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल करते हैं कि मूवमेंट करनी है कि नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, नेक्सिन प्रोटीन, रेडियल स्पोक और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। इतना है। अब हम बात करते हैं कि जब ये लोकोमोशन करता है तो ये 2 स्ट्रोक काम में लेता है। वो 2 स्ट्रोक कौन से हैं? क्या होता है जब सीलिया मूवमेंट करवाता है तो सीलिया के अंदर 2 स्ट्रोक काम करते हैं। एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक, एक होता है रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, तो जब 9 में से 5 माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रोक जनरेट होता है। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारे जो सीलिया होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं। और किसी ने देखा हो कि नाव चलाते टाइम जिस चाबुक का यूज़ करते हैं ना, उसके जैसे ये जो सीलिया है ये काम करने लग जाते हैं। तो इस टाइम पे सीलिया कैसे हो जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और रेजिड हो जाते हैं। लेकिन जब 9 माइक्रोट्यूब्यूल में से 4 माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे रिकवरी स्ट्रोक जनरेट होता है। रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है, ये स्लो मूव करता है। इसमें क्या होता है, जो सीलिया होते हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं क्योंकि इस टाइम पे ये कैसे हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। जितना काम इस टाइम पे करते हैं उतना ही टाइम ये इस टाइम पे नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ये फास्ट मूवमेंट करते हैं लेकिन यहाँ पे ये स्लो मूवमेंट करते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रिकवरी स्ट्रोक कह रहे हैं। अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में क्या होता है कि ये जो सीलिया होते हैं ये एक साथ मूवमेंट नहीं करते। एक साथ मूवमेंट ना कर करके ये क्या करते हैं, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि ये एक साथ मूवमेंट नहीं करते, ये एक के बाद एक मूवमेंट करते हैं। तो जब एक के बाद एक मूवमेंट होती है तो उसे हम कहते हैं मेटाक्रोनल रिदम। लेकिन जब सारे सीलिया एक साथ मूवमेंट करें तो उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस बीट। सिंक्रोनस बीट बोलते हैं कि जब सारे सीलिया एक साथ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस बीट। लेकिन जब सीलिया जो होते हैं वो एक के बाद एक मूवमेंट करते हैं तब उसे हम बोलते हैं मेटाक्रोनल रिदम। अब बात करें, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में क्या होता है कि वो सीधा सीधा मूव नहीं करता। जैसे बंदूक की गोली चलती है ना, वो घूमते घूमते हुए वैसे वो मूव करता है। तो वैसा उसका मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। उसका जो मेन ग्रुप में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं। और वैसे जो उसके जो लॉन्गिट्यूडनल रोज पे जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लार्ज नहीं होते हैं और वो सीधा मूवमेंट ना करके राइट साइड में झुक करके फिर मूवमेंट करते हैं, यानी कि तिरछा मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो पैरामीशियम होता है वो राइफल की गोली के जैसे चलता हुआ हमें शो होता है। ठीक है, ये था हमारा सीलिया का मूवमेंट।